म्यूचुअल फंड हेल्पलाइन में आप सबका स्वागत है। मैं हूं पल्लवी नागपाल शरद। म्यूचुअल फंड्स में अब निवेश करना और भी ज्यादा आसान हो गया है। जी हां, छोटे निवेशक अब आसानी से म्यूचुअल फंड्स में निवेश कर सकते हैं और वो भी महज 100 रुपए में। आपने सही सुना, तो एक कप कॉफी की कीमत में आप निवेश भी कर सकते हैं। और कैसे ये निवेश आप कर सकते हैं, कौन कौन से फंड हाउसेस आपको ये सुविधा दे रहे हैं, इस पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ खास मेहमान जुड़ रहे हैं। हमारे साथ amitkukareja.com के फाउंडर अमित कुकरेजा जी जुड़ रहे हैं। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। थैंक यू। तो एक कप कॉफी की कीमत में तो अब निवेश भी हो सकता है, कैसे फायदा करेगा ये सब? देखिए, जितना छोटा इन्वेस्टमेंट का हम मौका क्रिएट करेंगे, उतने ज़्यादा से ज़्यादा लोग इन्वेस्टमेंट्स में शामिल होंगे। हमारे कंट्री में पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है। ज़्यादा पॉपुलेशन को अपने अपने इन्वेस्टमेंट्स के ऑप्शंस एक्सप्लोर करने हैं। तो अगर एक गरीब को भी इक्विटी मार्केट का इन्वेस्टमेंट का ऑप्शन खुला नज़र आता है और अगर वो पावर ऑफ कंपाउंडिंग को समझता है और छोटी छोटी रकम लगातार इन्वेस्ट करता है, तो उसके लिए इससे बड़ी बात नहीं हो सकती। हाँ, ये ज़रूर है कि इसमें ऑपरेशनल हेडेक, मेंटेनेंस, बुक कीपिंग, रिकॉर्ड कीपिंग का ज़्यादा सिरदर्द है। लेकिन अगर ये ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के लिए ओपन हो सकता है और अगर इसको रिस्पॉन्सिबली एक म्यूचुअल फंड स्कीम का फंड मैनेजर और एक फंड हाउस हैंडल कर सकता है, तो ये एक बहुत ही अच्छी खबर है लोगों के लिए। तो इस कदम के पीछे आखिरकार क्या वजह है? क्या म्यूचुअल फंड हाउस जो है अपनी तरफ और नए निवेशक लाना चाहते हैं? देखिए, हर बिजनेस का एक इंटरेस्ट तो होता ही है, तो ये भी एक इंटरेस्ट समझ लीजिए कि एसेट मैनेजमेंट कंपनी को ज़्यादा से ज़्यादा फोलियोज बनाने का एक अपॉर्चुनिटी मिल रहा है। एसेट मैनेजमेंट कंपनीज को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इंक्लूसिवनेस, फाइनेंशियल वेल्थ एक्यूमुलेशन के बेसिक प्रोग्राम की इंक्लूसिवनेस का एक ज़रिया मिल रहा है। तो मैं इसको यही बोलूँगा कि अगर वो इसको हैंडल कर सकते हैं, मैसिव अकाउंट को, इतनी ज़्यादा पॉपुलेशन की इन्वेस्टमेंट की रकम को हैंडल कर सकते हैं, अकाउंट ओपनिंग को और अकाउंट बुक कीपिंग को हैंडल कर सकते हैं, तो ये उनके लिए एक अच्छा मौका है। बस इसको रिस्पॉन्सिबली हैंडल करें ताकि इन्वेस्टर्स का बेनिफिट होता रहे। बिल्कुल, तो निवेशकों का फायदा जो है वो जुड़ा हुआ है इसके साथ और होना भी चाहिए निवेशक का फायदा, और हम भी यही चाहते हैं। लेकिन ये भी सर देखा गया है कि अब स्मार्ट निवेशक जो है वो भी बढ़ते जा रहे हैं। पहले तो हम अक्सर देखते थे कि सलाहकार की मदद से जो है वो लोग ज्यादातर निवेश करते थे, अब जो है ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स के जरिए जो है वो निवेश करते हैं। और कहीं ना कहीं यही वजह है कि ऑनलाइन प्लेटफॉर्म भी उन्हें अट्रैक्ट करने के लिए इस तरह से नई नई चीजें लाते रहते कि आप 100 रुपए से निवेश कर लीजिए। देखिए, ये एक अच्छी बात है कि एक उन लोगों को ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के ज़रिए इन्वेस्टमेंट करना पड़ रहा है, आपका इन्वेस्टमेंट करने का मौका मिल रहा है, और उनको किसी भी ऑफिस में जाके पेपर वर्क को सबमिट करने का जो काम होता है, जो बड़ा थोड़ा सा टाइम कंज्यूमिंग होता है, वो उनका टाइम बच रहा है। तो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से जा सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन एक चीज़ हमें याद रखनी है, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से हम जो भी काम कर रहे हैं उसमें हमारे म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो का प्रॉपर रिटर्न्स ट्रैकिंग होना चाहिए, टैक्स रिपोर्ट्स अवेलेबल होनी चाहिए, रिडेम्पशन की आसानी होनी चाहिए, किसी भी तरह का लॉक इन नहीं होना चाहिए कि मैंने, क्योंकि मेरी रकम छोटी है, क्योंकि मैं ऑनलाइन कर रहा हूँ, तो मैं 3 साल तक रिडीम नहीं कर सकता। वो इन्वेस्टर के इंटरेस्ट के खिलाफ है। हमें इन्वेस्टर का इंटरेस्ट भी ध्यान में रखना है और हमें ये देखना है कि हम उसका पैसा लॉक इन ना करें। ये ओपन एंडेड स्कीम है, नॉर्मल वर्ल्ड में ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे भी ये ओपन एंडेड ही रहने चाहिए। बिल्कुल, तो निवेशक का फायदा जो है, जैसा कि हम बात कर रहे हैं और अमित जी भी बात कर रहे हैं, वो बस होना चाहिए और कुछ नहीं चाहिए खैर किसी को। लेकिन इसके साथ क्या लगता है कि 100 रुपए का निवेश जो है ये शुरुआत करने की क्या जरूरत पड़ी? क्या गोल्ड और एफडी को भी टक्कर देने की तैयारी हो रही है? मैं एक चीज़ रीइंफोर्स करना चाहता हूँ पल्लवी, इस शो में पावर ऑफ कंपाउंडिंग हम अक्सर बार बार अपने व्यूअर्स को समझाते हैं और बार बार हम उसकी फाइनेंशियल पोर्टफोलियो में इम्पोर्टेंस को हाईलाइट करते हैं। अगर किसी को 1 करोड़ रुपया 10 साल में जमा करना है तो उसको 40,000 रुपये की SIP करनी पड़ेगी। मैं ये मान के चल रहा हूँ कि इंडेक्स 14% की ग्रोथ रेट दे रहा है हर साल में। लेकिन अगर किसी को 20 साल में इन्वेस्ट करके 1 करोड़ जमा करना है तो उसको सिर्फ 7800 रुपये की SIP करनी है। और अगर किसी को 1 करोड़ रुपया 30 साल में जमा करना है तो उसको सिर्फ 1875 रुपये की SIP करनी है। लेकिन अगर आपके पास 40 साल का होराइजन है और एक 21 वर्ष का आदमी आज इन्वेस्टमेंट शुरू करता है और वो 400-500 रुपये भी इन्वेस्ट कर सकता है,
तो सिर्फ 475 रुपए की मंथली SIP 40 साल तक अगर करेगा तो वो 1 करोड़ रुपए जमा कर लेगा। तो जब इतनी छोटी रकम से लगातार इन्वेस्टमेंट करके 30, 40, 50 साल तक आप 1 करोड़ रुपए जमा कर सकते हैं थ्रू पावर ऑफ कंपाउंडिंग, थ्रू इक्विटी मार्केट्स की इन्वेस्टमेंट, तो ये छोटी रकम का जो अपॉर्चुनिटी है ये बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी है। ये ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसको अपनाएं और इसके थ्रू अपनी वेल्थ को बनाएं। बिल्कुल, तो ये आपके लिए बहुत सही मौका है निवेश की शुरुआत करने का, अगर आपने अब तक निवेश की शुरुआत नहीं करी है, क्योंकि म्यूचुअल फंड्स आपको मौका दे रहा है महज 100 रुपए से निवेश की शुरुआत करने का, तो आपको इस मौके का फायदा जरूर उठाना चाहिए। लेकिन जैसा कि मैं आपसे सवाल जानना चाह रही थी कि क्या इसके पीछे, जो इस कदम के पीछे की वजह है, कहीं ना कहीं गोल्ड और FDs को टक्कर देना भी है? मैं तो नहीं मानता हूं कि गोल्ड और FD को ये टक्कर, ये किसी तरह के कंपटीशन में है। देखिए, इक्विटी इन्वेस्टमेंट्स, कैपिटल मार्केट्स की जो इन्वेस्टमेंट्स है ना, ये अपने आप में लीडिंग इन्वेस्टमेंट्स हैं। ये मुझे नहीं लगता इस इन्वेस्टमेंट से कोई भी चीज़ compete कर सकती है। हाँ, ये है कि कैपिटल मार्केट में जो सेंस ऑफ सिक्योरिटी है वो लोगों को कम मिलती है, FD में ज़्यादा मिलती है, गोल्ड में और ज़्यादा मिलती है क्योंकि वो टैंजिबल एसेट है। लेकिन जो भी इन्वेस्टमेंट की गेम को समझता है, जो भी टैक्स के एस्पेक्ट्स को समझता है कि इन चीज़ों में टैक्स भी देना पड़ता है, और जो भी इस बात की कन्वीनियंस को समझता है कि फाइनेंशियल एसेट में आपकी देखभाल की जिम्मेदारी कम होती है, कस्टोडियन की ज़्यादा होती है, फंड मैनेजर की ज़्यादा होती है, वो हमेशा फाइनेंशियल एसेट्स की तरफ अग्रसर होगा। और अगर वो इक्विटी मार्केट की रिस्क को भी समझता है और कंपाउंडिंग को भी समझता है और इक्विटी के लॉन्ग टर्म रिटर्न को भी समझता है, तो वो नेचुरली इक्विटी इन्वेस्टमेंट्स की तरफ आकर्षित होगा। तो टक्कर देने वाली बात तो नहीं बोलूँगा, लेकिन हाँ, ये एक बहुत अच्छा अवसर है छोटे निवेशकों के लिए। ऐसे ही वो लोग जो कभी बड़ी इन्वेस्टमेंट के बारे में सोच भी नहीं पाते थे, आज उनके लिए वो मौका है कि वो छोटे छोटे अमाउंट से अपनी इन्वेस्टमेंट करना शुरू करें। बिल्कुल, तो आपने सुना भी होगा कि बूंद बूंद जो है वो सागर बनता है, और बिल्कुल ये कहावत जो इस पर फिट होती है, क्योंकि एक बूंद के बराबर आपके लिए 100 रुपया है। 100 रुपए का निवेश अगर आप करेंगे तो इससे आपका अच्छा खासा फंड जो है वो इकट्ठा हो सकता है। तो यही वजह है कि म्यूचुअल फंड हाउसेस सर जो ये लेकर आए हुए हैं, क्योंकि कम रकम के निवेश जो है वो बढ़ते जा रहे हैं, तो ऐसे में उन्होंने सोचा कि और ज्यादा फायदा उठाया जाए। बिल्कुल जी, बिल्कुल। आइडिया यही है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शामिल किया जाए, ज़्यादा से ज़्यादा फोलियोज बनाए जाएं और ज़्यादा से ज़्यादा इन्वेस्टर्स का बेनिफिट किया जाए। अगर फंड मैनेजर्स इसको रिस्पॉन्सिबली हैंडल कर सकते हैं, ज़्यादा रिस्क की एसेट्स में इन्वेस्ट ना करें, मार्केट को बिल्कुल सेंसिबली समझें और इन्वेस्टमेंट को मैनेज करें, तो ये बेनिफिट तो सबका है, फंड हाउस का भी है, इन्वेस्टर का भी है, रेगुलेटर का भी है, पूरे कंट्री का भी है। बिल्कुल, तो यहाँ पर सबका फायदा जो है वो जुड़ा हुआ है। लेकिन अमित जी, ऐसी क्या वजह है कि कुछ फंड हाउसेस जो है वो महज 100 रुपए में निवेश लेकर आए हैं, तमाम फंड हाउसेस जो हैं इस स्कीम को नहीं लेकर आए हैं? क्या वजह हो सकती है इसके पीछे? बहुत आसान है। जितने फोलियोज आप खोलेंगे अपने इन्वेस्टर्स के लिए, उतना ही कंप्लायंस का काम बढ़ेगा। तो फंड हाउस की कंप्लायंस एक बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। फंड हाउस के जो प्रोसेस होते हैं निवेशक को इन्वेस्ट कराने का और उसको इम्पॉर्टेंट रिकॉर्ड्स देने का, वो एक बहुत ही टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस होता है। तो ये सोचना उनके लिए बहुत ज़रूरी है कि कॉस्ट बेनिफिट क्या है, इसकी कॉस्ट क्या है और इस अपॉर्चुनिटी को लोगों को देने का बेनिफिट क्या है। अगर बुक कीपिंग, रिकॉर्ड कीपिंग, कंप्लायंस का खर्चा बहुत ज़्यादा है और इन्वेस्टमेंट की अपॉर्चुनिटी इतनी अच्छी नहीं है, तो काफ़ी फंड हाउस नहीं करेंगे। तो मेरे ख्याल से जिनके पास भी इंटरनल स्केलेबिलिटी, जिसको हम बोलते हैं, एक मास के ऑर्डर्स को प्रोसेस करने की क्षमता है, कैपेसिटी है, उन्होंने शायद ये अनाउंस किया है। जिनके पास स्केल नहीं है, जिनके पास कैपेसिटी नहीं बिल्डअप हुई है, वो शायद अभी इसको अनाउंस नहीं कर रहे हैं। जी बिल्कुल। तो अगर आप ये भी जानना चाहते हैं और आपके मन में ये सवाल उठ रहा होगा कि आखिरकार 100 रुपए से आप किस किस फंड में निवेश कर सकते हैं, तो अमित जी से हम ये भी जानेंगे थोड़ी देर में। लेकिन उससे पहले कुछ सवालों को शामिल कर लेते हैं। सबसे पहला सवाल शामिल करते हैं जो हमारे पास फेसबुक के जरिए आया हुआ है, हितेश का, जिनकी उम्र जो है 33 साल है। ये अपने पोर्टफोलियो पर राय चाहते हैं, जिनमें ये 5 फंड्स में जो है फिलहाल निवेश कर रहे हैं 16,000 रुपए का, और 3 करोड़ का जो है इनको रिटायरमेंट के लिए कॉर्पस चाहिए। तो और साथ ही इन्होंने अमित जी एक सवाल और भी पूछा है कि मोतीलाल ओसवाल फंड में रहने की सलाह है या नहीं है। फिलहाल मैं आपको उनके फंड्स बता देती हूँ। उनके पास कोटेक स्टैंडर्ड मल्टी कैप फंड है, मिराई एसेट इंडिया इक्विटी फंड है, HDFC इंडेक्स फंड है और मोतीलाल ओसवाल मल्टी कैप 35 फंड जिस पर उन्होंने सवाल भी पूछा है। तो क्या सलाह देना चाहेंगे आप इन्हें? तो
इनका हितेश जी का जो क्वेश्चन है कि उनको रिटायरमेंट तक 3 करोड़ रुपए जमा करने। हितेश जी अभी 33 साल के हैं, 25 साल में अगर वो लगातार इन्वेस्टमेंट करेंगे तो उनको 3 करोड़ रुपए जमा करने के लिए सिर्फ 13,000 रुपए की एसआईपी करनी है। मैं ये मान के चल रहा हूँ कि मल्टी कैप फंड और लार्ज कैप फंड के कॉम्बिनेशन से हितेश को 14% का कंपाउंडिंग ग्रोथ मिलेगा। जो इनकी स्कीम्स हैं जिसमें ये इन्वेस्ट कर रहे हैं, मैं इनको बोलूँगा मोतीलाल ओसवाल मल्टी कैप में फ़िलहाल एसआईपी बंद कर दें, उसको होल्ड कीजिए लेकिन एसआईपी को बंद कर दीजिए। कोटक, मिराई एसेट इंडिया इक्विटी, कोटक स्टैंडर्ड मल्टी कैप, मिराई एसेट इमर्जिंग ब्लू चिप, एचडीएफटी निफ्टी इंडेक्स, ये चारों बहुत अच्छी स्कीम्स हैं और चारों का रोल अहम है। एक आपका इंडेक्स है, एक मल्टी कैप है, एक लार्ज कैप है और एक लार्ज एंड मिड कैप है। चारों का कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा है। इसी में ही इन्वेस्टमेंट अपनी जारी रखें। 13,000 रुपये, आप 16,000 कर रहे हैं, आपको चाहिए 13,000, आप 25 साल में 3 करोड़ एक्यूमुलेट कर सकते हैं। 16,000 करेंगे तो आप हो सकता है 20 साल में ही एक्यूमुलेट कर लें। तो इन्वेस्टमेंट का अमाउंट और स्कीम्स कंटिन्यू कीजिए और जितना हो सके डायरेक्ट प्लान में इन्वेस्ट कीजिए। तो बेहतर आपके लिए हितेश जी यही रहेगा कि डायरेक्ट प्लान में निवेश करें, और मोतीलाल ओसवाल पर राय ये है कि फिलहाल जो है उसमें निवेश बंद कर दें, लेकिन रिडीम जो है वो आप 1 साल के बाद करें तो सही रहेगा। खैर, एक और सवाल भी शामिल कर लेते हैं जो हमारे पास आया हुआ है ईमेल के जरिए। संदीप सिंह का ये मेल है और ये कहना रहे हैं जो यूके में रहते हैं, हर महीने ये करीब 1.5 लाख रुपए का निवेश करते हैं और इनके पोर्टफोलियो में 6 फंड शामिल हैं जिनकी लिस्ट आपके पास भी है अमित जी। तो ये जानना चाहते हैं कि इनका फंड सिलेक्शन क्या सही है या नहीं है, या किसी तरह के बदलाव की जरूरत है, और साथ ही ये भी जानना चाहते हैं कि रिटायरमेंट तक इनको कितनी रकम मिलेगी। साथ ही इन्होंने अपने लक्ष्य जो है वो निर्धारित किए हुए हैं बच्चों की पढ़ाई के लिए, उनकी शादी के लिए भी। जी, तो संदीप को एक चीज़ मैं ये बोलूँगा कि इन्होंने फ़ंड सिलेक्शन अच्छा किया हुआ है, लेकिन इतने फंड्स की हमें ज़रूरत नहीं है। हम 1-2 फंड्स की इन्वेस्टमेंट बंद कर सकते हैं। तो हम फंड बाय फंड उनका एक एक सवाल एड्रेस कर लेते हैं। आदित्य बिरला सन लाइफ इक्विटी फंड अच्छा फंड है। 10 साल में उनको अपने सन के एजुकेशन गोल के लिए चाहिए। अपनी 25,000 की इन्वेस्टमेंट से ये 10 साल में आराम से 62 लाख रुपए जमा कर सकते हैं 13% की आरओआई के साथ। दूसरा है कोटक स्टैंडर्ड मल्टी कैप फंड, ये भी अच्छा फंड है। इन्होंने अपने लड़के की शादी के लिए 15 साल का लक्ष्य रखा है। 25,000 इसमें लगातार इन्वेस्ट करेंगे 15 साल तक, तो इनका 13% के रेट ऑफ रिटर्न से ये आराम से 1 करोड़ 40 लाख रुपए जमा कर सकते हैं। तीसरा है इनका मिराई एसेट इंडिया इक्विटी फंड, अच्छा फंड है। इन्होंने अपनी लड़की की एजुकेशन के लिए 12 साल का लक्ष्य रखा है। इसमें भी अगर ये 25,000 लगातार इन्वेस्ट करते रहेंगे तो ये आराम से 13% रेट ऑफ रिटर्न पे 87 लाख रुपए जमा कर सकते हैं। HDFC मिड कैप अपॉर्चुनिटी फंड भी एक अच्छा फंड है जो उन्होंने अपनी लड़की की शादी के लिए रखा है। 25 साल का लक्ष्य है। इसमें ये आराम से 5 करोड़ रुपए इकट्ठे कर सकते हैं हर महीने 25,000 जमा करते करते। इसमें भी मैंने 13% का रिटर्न माना हुआ है। HDFC स्मॉल कैप 20 साल के लिए इन्होंने रिटायरमेंट कॉर्पस के लिए रखा हुआ है। 25,000 इसमें लगातार इन्वेस्ट करते रहेंगे तो ये आराम से 3.5 से 4 करोड़ के बीच में अपना अमाउंट एक्यूमुलेट कर सकते हैं। तो ये 5 फंड बहुत हैं इनके लक्ष्य को हासिल करने के लिए, अगर इनकी SIP अमाउंट ऐसे ही चलती रहेगी। जो इनका 6वां फंड है फ्रैंकलिन इंडिया स्मॉलर कंपनीज फंड, मैं बोलूँगा फ़िलहाल उसमें कोई इन्वेस्टमेंट ना करें। जो किया हुआ है उसको होल्ड करें, SIP करने की ज़रूरत नहीं है फ़िलहाल। और ये सारे स्कीम्स हर 2 साल में रिव्यू करें, जितना हो सके डायरेक्ट प्लान में जाएं और अपनी कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट को कम रखें। तो उम्मीद बात करते हैं उन फंड हाउसेस की जो 100 रुपए में आपको निवेश का मौका दे रहे हैं म्यूचुअल फंड में निवेश करने का। जी हाँ, तो अमित जी बताइए ऐसे कौन कौन से फंड हाउसेस हैं जो 100 रुपए में निवेश का मौका दे रहे हैं हमें। करीब 6-7 फंड हाउसेस हैं जिन्होंने ये अनाउंसमेंट किया है। इसमें से कुछ डेट स्कीम्स भी हैं, कुछ इक्विटी स्कीम्स भी हैं। इन्वेस्ट करने से पहले निवेशक अपना होमवर्क कर ले कि इसमें ये अपॉर्चुनिटी है कि नहीं। लेकिन जो फंड हाउसेस ने अनाउंस किया है वो है ICICI प्रूडेंशियल म्यूचुअल फंड, आदित्य बिरला सन लाइफ म्यूचुअल फंड, IDFC म्यूचुअल फंड, DHFL प्रामेरिका म्यूचुअल फंड, रिलायंस म्यूचुअल फंड, क्वांट म्यूचुअल फंड और UTI म्यूचुअल फंड। सारी स्कीम्स में इतने छोटे अमाउंट का ऑप्शन नहीं है, लेकिन कुछ स्कीम्स में सेलेक्टिवली डेट और सेलेक्टिवली इक्विटी में ये ऑप्शन है। तो निवेशक अपना होमवर्क करके इनमें इन्वेस्टमेंट करें।
तो आपके लिए अच्छा रहेगा कि आप पूरा होमवर्क अपना कर लीजिए और उसके बाद जो है वो निवेश की शुरुआत करिए। खैर, एक और सवाल ले लेते हैं। रतेश मावर का है, जिनकी उम्र जो है 47 साल है। ईमेल के जरिए इन्होंने लिखा है कि 2018 से जनवरी से ही म्यूचुअल फंड में निवेश कर रहे हैं 35,000 रुपए और रिटायरमेंट पर इन्हें 1 करोड़ रुपए चाहिए और इन्होंने करीब 7 स्कीम्स का जिक्र किया है। तो क्या पोर्टफोलियो पर इनके सलाह देंगे आप? देखिए, मैं ये बोलूँगा कि आपकी जो 7 स्कीम है, जो आपको कंटिन्यू करना है, वो है ABSL फोकस्ड इक्विटी फंड, कैनारा रिबेको इमर्जिंग इक्विटी फंड, टाटा PE फंड। सिर्फ इन 3 स्कीम्स में आप कंटिन्यू कीजिए। जो आपने बाकी 4 स्कीम्स बोली हुई हैं, उनमें इन्वेस्टमेंट्स स्टॉप कर दीजिए। आपको मैं उन इन्वेस्टमेंट्स को रिडीम करने की सलाह नहीं दे रहा हूँ, खाली SIP स्टॉप करने की सलाह दे रहा हूँ। उनको होल्ड कीजिए जिनमें आप स्टॉप कर रहे हैं, और 2 साल के बाद उनकी परफॉर्मेंस के आधार पर आप उनको रिडीम कीजिए या कंटिन्यू कीजिए। आप चाहें तो मेरा एसेट इंडिया इक्विटी फंड में भी निवेश शुरू कर सकते हैं इक्वल प्रोपोर्शन में, और आप अगर इन 4 फंड में कंटिन्यूस इन्वेस्टमेंट करेंगे तो आप अपने लक्ष्य को हासिल कर सकते हैं। जितना हो सके डायरेक्ट प्लान में रहिए, जितना हो सके कॉस्ट को मिनिमाइज़ कीजिए, जितना हो सके पोर्टफोलियो की परफॉर्मेंस को रिव्यू कीजिए। 35,000 रुपये की SIP करके आप आराम से 1,43,00,000 रुपए जमा कर सकते हैं 13 साल में, और इसमें मैं 13% का रिटर्न मान के चल रहा हूँ। तो आप अपने लक्ष्य तक आराम से पहुँच सकते हैं। बस कंटिन्यूसली इन्वेस्टमेंट करते रहिएगा। मार्केट क्रैश हो तो बंद न कीजिएगा। ये एक साइकोलॉजिकल इफेक्ट होता है कि हम क्रैश टाइम पे हम बंद कर देते हैं, बुल मार्केट में वापस स्टार्ट कर देते हैं। मैं चाहता हूं कि आप कंटिन्यूसली इन्वेस्ट करते रहिए जो भी कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस वाली स्कीम्स हैं, और ये 4 स्कीम्स जो हमने बताई हैं ये चारों अच्छी हैं। फिलहाल तो आप इन्हीं में SIPs कीजिए और म्यूचुअल फंड लिस्ट को ज़्यादा बड़ा ना होने दीजिए। बिल्कुल रतेश जी, तो सलाह आपके लिए यही है कि बाजार के उठापटक से जो आप घबराएं नहीं और अपने निवेश को जारी रखिए। एक और सवाल शामिल कर लेते हैं जो हमारे पास फेसबुक के जरिए आया हुआ है, हेमंत गुप्ता का, जिनकी उम्र जो है 29 साल है। म्यूचुअल फंड्स में ये 16,000 रुपए का मासिक निवेश कर रहे हैं और 8 साल में इनको 2 करोड़ रुपए चाहिए और इनके पास जो है करीब 8 फंड्स हैं जिनकी लिस्ट आपके पास भी है। तो क्या सलाह देना चाहेंगे आप हेमंत जी को? मैं वही बोलूँगा, जिन इन्वेस्टमेंट्स को कंटिन्यू करना है वो है HDFC बैलेंस्ड फंड, ICICI प्रू वैल्यू डिस्कवरी फंड, L&T इमर्जिंग बिजनेस फंड एंड एक्सिस बैंक ब्लू चिप फंड। इन चारों में कंटिन्यू कीजिए। बाकी के जो 4 फंड हैं उनमें SIP स्टॉप कीजिए, रिडेम्पशन ना कीजिए। जितना हो सके डायरेक्ट प्लान में रहिए। और आपने पूछा है कि आप 8 साल में 2 करोड़ रुपए जमा करना चाहते हैं। आप इन स्कीम में इन्वेस्टमेंट करके 13% के रेट ऑफ रिटर्न पे आप आराम से 27 लाख रुपए जमा कर सकते हैं, और 8 साल में 2 करोड़ रुपए जमा करने के लिए 13% के रिटर्न पे आपको 1,15,000 से लेके 1,20,000 रुपए की SIP हर महीने करनी पड़ेगी। तो आपके लिए शायद ये अग्रेसिव होगा, लेकिन ये ज़रूरी है कि आप अपनी इन्वेस्टमेंट क्षमता को समझें और बगैर निराश हुए जितना पॉसिबल कर सकते हैं कीजिए। तो उम्मीद करते हैं कि अमित जी की सलाह के साथ आप भी अपने लक्ष्य को आसानी से हासिल कर लेंगे। एक और सवाल लेते हैं प्रमोद का, जम्मू कश्मीर से लिख रहे हैं और इनके पोर्टफोलियो में जो है करीब 8 फंड्स हैं जिनकी लिस्ट आपके पास है। इन्हें 20 साल में अपने बच्चों की पढ़ाई के लिए 1 करोड़ रुपए चाहिए, 27 साल बाद बच्चों की शादी के लिए 50 लाख और रिटायरमेंट पर 10 करोड़ चाहिए। तो क्या सलाह देना चाहेंगे आप प्रमोद जी को? पहले इनकी स्कीम्स देख लेते हैं जिसमें इनको कंटिन्यू करना है। एक्सिस और ICICI ब्लू चिप लार्ज कैप फंड, इसमें ये अपनी इन्वेस्टमेंट को कंटिन्यू करें। कोटक मल्टी कैप में कंटिन्यू करें। जो स्मॉल कैप इन्वेस्टमेंट स्कीम है रिलायंस की, उसको बंद कर दें। ELSS दोनों में कंटिन्यू करें। अगर हम इनकी एग्जिस्टिंग इन्वेस्टमेंट को रिव्यू करें तो ये तकरीबन 20,000 रुपये की इन्वेस्टमेंट हर महीने कर रहे हैं। जो इनका लक्ष्य है वो देख लेते हैं। इनको चाइल्ड एजुकेशन के लिए 20 साल में 13% के रेट पे 1 करोड़ रुपए चाहिए, जिसके लिए हमें करीब करीब 9,600 रुपये की SIP चाहिए। चाइल्ड वेडिंग के लिए इनको 5 लाख रुपए चाहिए 27 साल में। मैं मान के चल रहा हूँ कि वो एक मिस्टेक है, वो 50 लाख शायद मीन कर रहे होंगे। उसके लिए हमें सिर्फ 2,000 रुपये की इन्वेस्टमेंट चाहिए क्योंकि हमारे पास होराइजन लंबा है। रिटायरमेंट के लिए उन्होंने 34 साल में 10 करोड़ लिखा है, उसके लिए हमें सिर्फ 10,000 रुपये की SIP चाहिए क्योंकि हमारे पास 34 साल हैं उसको इकट्ठा करने के लिए। कुल मिला के इनको 22,000 रुपये की SIP चाहिए। ये 20,000 रुपये की SIP ऑलरेडी कर रहे हैं।
अगर मैं अपनी इन्वेस्टमेंट को 13% के बजाय 14 भी कर दूं तो इनकी एग्जिस्टिंग इन्वेस्टमेंट से लक्ष्य हासिल हो सकते हैं। बिल्कुल, तो प्रमोद जी आप जो है सही दिशा में जा रहे हैं, क्योंकि 20,000 रुपए आप ऑलरेडी निवेश कर रहे हैं, तो 2,000 रुपए महज बढ़ाने से आप अपने लक्ष्य को बहुत आसानी से हासिल कर लेंगे। तो बहुत बहुत शुक्रिया अमित जी हमारे साथ जुड़ने के लिए और हमारे दर्शकों को ये बताने के लिए कि आखिरकार 100 रुपए से वो कैसे जो है निवेश की शुरुआत कर सकते हैं। तो आज के लिए म्यूचुअल फंड हेल्पलाइन में इतना ही, लेकिन जी बिजनेस पर खबरों का सिलसिला जारी रहेगा।